प्रभात छात्रों, आइए संचयन के पाठ 1 हरिहर काका से हम शुरुआत करते हैं। लेखक है मिथिलेश्वर। इनका जन्म 31 दिसंबर 1950 स्थान भोजपुर बिहार में हुआ था। जीवन परिचय। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में कार्यरत है। अब तो 70 हो गए, तो फिर शायद 50 के बाद 70 वर्ष से तो रिटायर हो गए होंगे। लेखन शैली। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को खूब उकेरा है। इनकी कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर्विरोधों को उद्घाटित करती है, जिनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया था। इनकी मुख्य कृतियाँ है बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, तिरिया जन्म, हरिहर काका, एक में अनेक, एक थे पोबीलाल, भोर होने से पहले, मिथिलेश्वर की श्रेष्ठ कहानियाँ, गांव के लोग, विगह बाबू, जिंदगी का एक दिन, 6 महिलाएं, माटी की महक, धरती गांव की प्रतिनिधि कहानियाँ और उपन्यास लिखे इन्होंने जुनिया और युद्धस्थल। इन्हें कौन से पुरस्कार प्राप्त हुआ ये देखते हैं। बाबूजी पुस्तक के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी के प्रसिद्ध लेखक के नाम पर यह पुरस्कार है, यह पुरस्कार इन्हें प्राप्त है। बंद रास्तों के बीच पुस्तक के लिए सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1979 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। मेघना का निर्णय पुस्तक के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 81-82 में यशपाल पुरस्कार। यशपाल आपको पता ही होंगे, लेखक, दुख के अधिकार के लेखक। तथा निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखक के लिए वर्ष 1983 में अमृत पुरस्कार। सुरंग में सुबह उपन्यास के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा अखिल भारतीय पुरस्कार से पुरस्कृत एवं सम्मानित। आइए देखते हैं कथा हरिहर काका, जो कि फ्लैशबैक है। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी लौटा हूँ। मैं यानी लेखक कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर मुझे एक बार देखा। पता नहीं लेखक समझ रहे हैं कि हरिहर काका किस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं कि जब वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे और न ही खुलकर किसी से बात कर पा रहे हैं। फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक नज़र बहुत कुछ कह गई। लेखक को समझते देर नहीं लगी कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। जिन यंत्रणाओं यानी क्लेशों और कष्टों के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती है, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति यानी लगाव के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। व्यवहारिक और विचार करने योग्य ऐसे। उनमें प्रमुख कारण 2 है, कई सारे हैं जिसमें से 2 प्रमुख है। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और पड़ोसी से हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार तो दूर रहते हैं, तो कभी मिले नहीं मिले, कभी रात बेरात अगर कोई काम आएगा तो वह पड़ोसी ही है। इसलिए हमेशा पड़ोसी से प्यार से संबंध होने चाहिए, बना के रखने चाहिए।
और दूसरा कारण यह कि मेरी माँ बताती है, हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठकर घुमाया करते थे। एक पिता जितना अपने बच्चे को प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा हरिहर काका लेखक को प्रेम करते थे। और जब मैं उनका बड़ा हुआ थोड़ा, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई, क्योंकि हरिहर काका की अपनी कोई औलाद नहीं थी। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। हर बात दिल की बताना है ना, अपनी दोस्ती की जाती है, तो इसलिए दोनों में उम्र का कोई बंधन नहीं होता है जब दोस्ती होती है। जेंडर होना, उम्र का बंधन, काला गोरा, अमीर गरीब, मूर्ख बुद्धिमान, दोस्ती इन सब से ऊपर होती है अगर वो सच्चे दिल से होती है तो। लेकिन फ़िलहाल मुझे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। पता नहीं क्यों किसी पर भी वो भरोसा नहीं कर पा रहे। उनकी स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्ला कर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है, है ना। दूर बहुत किनारे से अंदर गहरे में कोई नाव डूबने वाली है और किनारे पर कोई नहीं है और कोई बचा भी नहीं सकेगा, किसी को तैरना भी नहीं आता। ऐसे में बेचारे देखभाल कर जल समाधि लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं नाव में बैठे लोग। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं है। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई है। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। पता नहीं क्या है जिससे कि वो सोच नहीं पा रहे और बता भी नहीं पा रहे। हरिहर काका के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह वह नहीं समझ पा रहे कि कहे तो क्या कहे, क्योंकि वो बराबर जजमेंट नहीं कर पा रहे या फिर बराबर किसे बताए और किसी ने इस व्यक्ति को वो सही तौर पर पहचान नहीं पा रहे। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी युक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। पता नहीं क्यों भरोसा नहीं कर पाने की वजह से वो किसी को भी नहीं बता पा रहे। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। तो आइए जानते हैं। जैसे कि हर गांव की एक पहचान होती है शहर की, तो जैसे चंद्रपुर है अगर, तो यहाँ ताड़ोबा है, आनंदवन है, महाकाली मंदिर जो पुराना है, कुछ खंडहर है बने, 4 दरवाजे 4 खिड़कियाँ, तो ये सब वहाँ की ऐतिहासिक धरोहर है और उसकी प्रसिद्धि का कारण भी। यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। अब लेखक आगे बताते हैं कि उनका गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे एक बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर। जैसे मैंने बताया कि हर शहर की कोई ना कोई पहचान बहुत सारी होती है और उसमें एक बहुत प्रसिद्ध, वैसे यहाँ पर इनके गांव में एक बड़ा सा तालाब, एक पुराना बरगद का वृक्ष और एक ठाकुर जी का प्रसिद्ध मंदिर पूरब की दिशा में वह था। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं।
इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, तब कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। तो अब हम जानेंगे आगे के क्लास में कि ठाकुरबाड़ी किस तरह बनी और पनपी, कुछ लोग उसका जीवंत उदाहरण है। तो देखते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद छात्रों।